लास्ट ईयर उसने इसी क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, इस बार 100 करोड़ का किया है। हाँ 2004 में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया होगा तो भी उसका 100 गुना हो गया होगा। अगर उसने चूज करके थोड़ा एक्सपर्ट के तरह थ्रू किया होगा तो शायद 500,000 गुना भी बन गया होगा। बहुत सारे स्टॉक हैं। कैसे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं बिना। आज हमारे बीच एक टेक्नोक्रेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एकेडमिशियन, एक पीएमएस जो आज रन कर रहे हैं। इनके स्टार्टअप्स के बाद इन्होंने एक नया पीएमएस चालू किया, बहुत ही सक्सेसफुल फंड मैनेजर, सो मच कि फाइनेंस आउटलुक मैगजीन ने टॉप 10 पीएमएस सर्विस प्रोवाइडर्स में इनको शॉर्टलिस्ट किया है। हमारे बीच संदीप जी अग्रवाल। सर स्वागत है आपका विक्ट्री टॉक्स के इस एपिसोड में। धन्यवाद मुझे शाम को ये मौका देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके दर्शकों के साथ जुड़ने में भी। आपकी जो लाइफ स्टोरी है बहुत ही इंस्पायरिंग है। छोटे से जगह से आप आए और आपने इतना बड़ा अपना आज मुकाम हासिल किया है। गजब का एक्सपीरियंस, मतलब कॉर्पोरेट्स का एक्सपीरियंस बोलो, आप फंड मैनेजमेंट का इतना बड़ा पोर्टफोलियो का एक्सपीरियंस बोलो, खुद का स्टार्टअप भी। एआई, जब आज दुनिया जाग रही है एआई में, आपने इसमें ऑलरेडी कुछ एक बना के रखा है और कहीं ना कहीं उसको आप इस्तेमाल भी कर रहे हो। सर बताइए आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में। लाइफ स्टोरी बहुत ही सिंपल है। मुझे खुद को नहीं लगता कि बहुत कुछ अचीव हुआ है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, हमें मेहनत करनी है। परंतु हाँ, हम बहुत छोटे से एक टाउन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से आए हैं। वहाँ से मैंने सारी स्टडीज़ की मेरी, और मैं वहाँ से सीए बना। हमारे वक्त में कोई कोचिंग भी नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट हमारे वहाँ पे सीए भी नहीं थे, बहुत दूर जाना पड़ता था। सीए एग्ज़ाम का फॉर्म पे साइन लगती थी उस ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंट की, उसके लिए। वहाँ से हम आए और हमने वहाँ से आके धीरे धीरे अपने मंजिल तक पहुँचने की कोशिश की है, और आज भी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो कभी ना कभी हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। सर तो मुंबई में कैसे आपने कदम रखा, मुंबई में क्या आपको खींच के लाया? और वेस्ट बंगाल दुर्गापुर बहुत ही छोटी जगह जहाँ पर आयन चारों तरफ, स्टील और आयन, और मतलब कहते हैं मिट्टी सोना है वहाँ पे। तो वो सब के उसमें से निकल के आज आप कैपिटल मार्केट्स की दुनिया में कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। हमारी फैमिली में मेरे फादर लोग 9 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। उनमें से हम लोग 4 भाई बहन थे। अभी तो हम 3 हैं, मेरी एक छोटी सिस्टर नहीं रही। हम लोगों ने सबने खूब मेहनत करके पढ़ाई की, और हम लोगों का हमेशा से झुकाव एकेडमिक्स में था। मेरे माँ बाप हमेशा चाहते थे कि हम बहुत पढ़ें, उनका सपना था। तो हमने उसके हिसाब से प्रोग्रेस करने की कोशिश की, पढ़ाई की, सब की। जब मैं सीए बना तो मैं उस वक्त में असम में एक जोरहाट करके टाउन है, वहाँ था। मुझे सीए फाइनल का रिज़ल्ट आ गया, ये भी पता चला न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़पेपर 1-2 दिन बाद आता था। और मुझे रिज़ल्ट तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पास हो गया हूँ। वो तो उस ज़माने में रैंक होल्डर्स को सर्टिफिकेट्स आते थे, जॉब के इंटरव्यू ऑफ़र आते थे। वो ऑफ़र लेटर जब आया विप्रो का, एल&टी का, 4-5 कंपनियों, तब हमें पता चला कि मेरे को रैंक भी मिली है। Oh my God. मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं पास हो गया और विथ रैंक हो गया। रैंक होल्डर, सीए फाइनलिस्ट। यस। उसके बाद मैं वहाँ से आ गया अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मैंने कैंपस में इंटरव्यू अप्लाई किया। फिर मैं टोरेंट पावर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद मेरी कॉर्पोरेट जर्नी 8-9 साल बहुत धुआंधार चलती रही। हमने बहुत मेहनत की। मेरे को टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि दुर्गापुर में टेक्नोलॉजी का कुछ नहीं था। तो मेरा सपना एक ही था कि टेक्नोलॉजी में कुछ करना है। तो 2007 में हमने एक एआई एंड मशीन लर्निंग में कंपनी चालू की। अभी टेक्नोलॉजी में ऐसा होता है कि आप या तो समय से पहले होते तो फेल हो जाते, समय के बाद होते तो भी फेल हो जाते हैं। और हमारा समय से बहुत पहले था। आप शायद आपको अचंभा होगा ये जान के अर्पित जी की उस समय इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी एआई और मशीन लर्निंग पे काम नहीं कर रही थी, सोच नहीं थे। और हमारी कंपनी को एक वक्त में $100 मिलियन की वैल्यूएशन मिल रही थी। और मैं उस समय सिर्फ 26-27 साल की उम्र थी। तो मैंने सोचा कि अपन को इतने पैसे की अभी ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा और इसको ग्रो करते हैं। एंड उसके बाद अनफॉर्चुनेटली लिमन क्राइसिस हुआ, और उसके बाद बहुत ज़ोर से क्रैश हो गया सब कुछ। एंड कोई इंटरेस्ट ना। हमारा प्रोडक्ट जो था वो फाइनेंस का प्रोडक्ट था विथ एआई एंड मशीन लर्निंग। इट वाज फाइनेस्ट प्रोडक्ट। आज भी मुझे लगता है वैसा प्रोडक्ट अभी तक तो नहीं है फिनटेक मार्केट में वैसा प्रोडक्ट आज भी नहीं है। और वो मैंने खुद कोड किया था पूरा। सर सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको लगता है जो आदमी वाकई बिजनेस कर रहा है, हार्ड कोर बिजनेस में है, सब कुछ कर रहा है, क्यों उसको कैपिटल मार्केट्स में जाना चाहिए, क्यों उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या ये वाइज डिसीजन होगा? सर ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, जब आप बिज़नेस कर रहे हो तो आपको सैलरी है या जो बेनिफिट है वो बिज़नेस से मिलता है। आपकी जो संपत्ति है वो बिज़नेस में लगी हुई है, आपका वक्त बिज़नेस में लगा हुआ है, आपकी फैमिली बिज़नेस में लगी हुई है। तो अगर आप नॉर्मल
डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से देखें, या फिर आप ऐसा बोल लीजिए कि आपने अपने सारे जो अंडे हैं वो एक बास्केट में रख दिए, या जो सारी चीज़ें आपने एक डब्बे में डाल दिया, वो डब्बा अगर सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अगर उसमें जरा से भी कुछ प्रॉब्लम आई तो आपको नुकसान बहुत भारी हो सकता है। Okay. इस एंगल से हमेशा एंटरप्रेनर को मुझे लगता है कि ज़रूर और ज़रूर से उसको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, अपनी पूंजी का, अपने सेविंग्स का। और मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप दुनिया में सबसे एफिशिएंट बिजनेसेस का हिस्सेदार बन सकते हो बिना उसमें अपना समय दिए। देखिए, आपके पास पैसा हो सकता है पर समय लिमिटेड है। सबके पास भगवान ने इसमें बहुत बड़ी समानता रखी कि समय सबको सेम दिया है। हो सकता है बाकी चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन समय तो सबके पास सेम है। तो आपको समय जो है वो आपको बचाना है। टाइम इज़ मनी, नॉट अदरवाइज। सो आई थिंक कि जो समय बचाने का सबसे अच्छा तरीका कि आपके लिए अगर आज इंडिया में, भारत देश में या दुनिया के किसी भी देश में सबसे शिक्षित, सबसे समझदार, सबसे एक्सपीरियंस लोगों का धंधे में आपको पार्टनर बनने को मिलता है तो जरूर बनना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो आप अपना धंधा चलाते रहिए और स्लीपिंग पार्टनर के तहत, और आपको हिस्सेदारी, सबसे बड़ी बात ये है आपका जितना इन्वेस्टमेंट उतनी आपकी हिस्सेदारी, बिना आपका वक्त लिए। तो आपके लिए सबसे अच्छे लोग मेहनत कर रहे हैं पूरे वक्त और आप उसका लाभ उठा रहे हो, तो इससे अच्छा प्रपोजल क्या हो सकता है। परफेक्ट। तो सर आपने एक बहुत बड़ी बात करी है अभी ग्रोथ स्टोरी के बारे में। हाँ, मैं अभी रिसेंटली यूके ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मेरे को ऑनर किया था और मैं लंदन गया था, एंड लंदन में 10 दिन था मैं उधर। तो मैंने लिटरली वहाँ पे देखा कितने एडवांस लेवल पे लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूके की इकनॉमी तो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रही है अभी। तो मैं ये सोच रहा हूँ आज यूके, दुबई, आबू धाबी, ये सब जो जगह हैं जहाँ पर लोग ऑलरेडी इतने एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, मतलब आप समझ लो उधर कैश है ही नहीं, देयर इज एब्सोल्युटली टैपलेस, एवरीथिंग इज you just tap and you work. Companies, they are working on hybrid mode in a very, very amazing manner. The kind of technologies that they are working, the kind of ideas that they are working on. आपको ये पूरे सिनेरियो में इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कैसी लग रही है? पहले तो मैं अर्पित जी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ फॉर द ऑनर विच यू गॉट। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इसमें 2-3 पहलू है देखने के। हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए, जैसे हम जब पढ़ाई करते थे तब भी हमें हमारे शिक्षक ये कहते थे कि अगर तुम परीक्षा के पहले ही हर रोज़ 20 घंटा 18 घंटा पढ़ लोगे तो तुम्हारा दिमाग भर जाएगा, तो हमारे पास जगह कहाँ रहेगी वापस कुछ डालने की। करेक्ट। उसी तरह से हम इसको 2 पहलू से देख सकते हैं। हम इस तरह से देख सकते हैं कि दुबई, जिन कंट्रियों का आपने नाम लिया, जिन देशों का, वो इतने विकसित हो चुके हैं कि अब उनमें इंक्रीमेंटल चेंज आ सकती है। बड़ी चेंज नहीं आ सकती। और हमारा देश, और इसमें इसको मैं ब्लेजिंग इन डिस्गाइज बोलूँगा कि हमारे यहाँ कम है तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप हुसैन बोल्ट को बोलोगे कि आप अपना समय दौड़ने का 20% से कम कर दो, वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आज मुझे आप बोलोगे आप अपना दौड़ने का वक्त, एफिशिएंसी और आ सकती है। हाँ, बहुत आ सकती है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। तो मैं तो उस तरह से इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ कि भारत के पास जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू ऑल दी कंट्रीज वी आर सीइंग। वंडरफुल सर। तो कंपेयर करें अगर यूएस, यूके और ये पूरे मार्केट्स में, इंडिया मार्केट्स में ऐसा क्या दिख रहा है आपको जिसकी वजह से आप एकदम चाहते हैं कि एवरीवन शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग? सर देखिए, एक मैंने बहुत, मतलब जितनी उपलब्ध हिस्ट्री है और इंसान के लिए पढ़ना पॉसिबल उतना मैंने पढ़ी है। मैं बहुत पढ़ने का शौकीन हूँ। Okay. उसके बेसिस पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा समझ के। दुनिया के आप कहीं का भी इतिहास उठा के देख लीजिए, 3 चीज़ें हमें बिजनेस करने के लिए चाहिए, जिसको इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल बोलते हैं। Perfect. उसमें से अगर जो बहुत ज़्यादा आबादी वाले देश है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जापान, थोड़े बहुत देश छोड़ दे जहाँ पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी कम है। अदरवाइज लैंड का प्रॉब्लम बाकी दुनिया में नहीं है, तो लैंड तो मिल जाती है। आज इंडिया में भी गवर्नमेंट इतनी प्रोएक्टिव है, लैंड दे देती है व्यापारी को व्यापार करने के लिए। कैपिटल, अगर आपका सेंट्रल बैंक अच्छा है तो कैपिटल आपको दुनिया में कहीं से भी मिल जाएगा, पैसे की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बचा लेबर। अगर अनडेमोक्रेटिक सेटअप है जैसे चाइना है या और भी कुछ देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है, ऑटोक्रेसी है या सोशलिज्म है, कुछ भी, जहाँ पे आप डिमांड सप्लाई पे लेबर नहीं चलता, गवर्नमेंट रेगुलेशंस उसको ड्राइव करते हैं, अगर उनको छोड़ दें तो बाकी के मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएस जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ डेमोक्रेसी यानी कि लेबर जो है वो डिमांड सप्लाई का फैक्टर है। तो आपकी तरक्की कब होगी? जब आपके घर में काम करने वाले ज़्यादा होंगे और बैठ के खाने वाले कम होंगे, यानी कि आपकी वर्किंग पॉपुलेशन हैज़ टू बी ग्रेटर देन योर डिपेंडेंट पॉपुलेशन। ये इक्वेशन मैथमेटिकली एंड इकोनॉमिकली दुनिया में सिर्फ हर देश के पास 14 से 32 साल के पीरियड के लिए ही हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता। इस 14 से 32 साल के पीरियड में
अगर किसी भी देश का बॉर्डर सिक्योर है या शांति है, कुछ बहुत बड़ा वार जैसा सिचुएशन नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, अच्छी लीडरशिप है, सेंट्रल बैंक अपना काम ठीक ठाक कर रही है, तो ये जो 14 से 32 साल का गोल्डन पीरियड होता है, इस पीरियड में आपका देश एक डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। ओके। और ये गोल्डन पीरियड सबसे ज़रूरी है। इस गोल्डन पीरियड में जो भी आगे बढ़ जाता है वो बहुत आगे बढ़ जाता है। हमारे देश, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप चाइना को कंपेयर करिए, 2002-2001 के आसपास हमारे और चाइना की जीडीपी में बहुत ही सामान्य सा गैप था, कुछ परसेंटेज का। ओके। एंड यूएस और चाइना की इकोनॉमी के साइज में बहुत बड़ा गैप था, इट वाज अ मल्टीपल टाइम। चाइना को 2002 से 2015 तक का वक्त मिला, जब यूएस के अपने प्रॉब्लम्स थे, 9/11 अटैक हो चुका था, देयर वर सम पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज विद द प्रेसिडेंट देयर एंड ऑल दैट। उसके कारण उनका ध्यान जो थोड़ा भटक गया था, एंड इसके कारण चाइना को एक क्लीन स्लेट मिला जब उसने 12, 13, 14 सालों तक खूब ग्रो किया। और उसके ऊपर उन्होंने अपनी आबादी का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने इसमें भी एक बूस्टर डाल दिया कि दे डिस्करेज पॉपुलेशन ग्रोथ, दे डिस्करेज लिविंग इन द सिटीज। सबको चाइनीज़ न्यू ईयर का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांगली पुश किया गया कि सब घर पे रहो, न्यू ईयर पे मिलो, इस टाइप से। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी उन्होंने अपनी जनसंख्या से निकाली और उसको वर्ल्ड मार्केट में एज ए डिस्काउंट और मैन्युफैक्चरिंग डिस्काउंट करके डाल दिया। और उन्होंने उस तरह से अपनी इकोनॉमी को बहुत बूस्ट से ग्रो किया। 2015-16 आते आते अगर आप देखेंगे, जब एजिंग पॉपुलेशन हो गई है वहाँ पे, वेज हाइक्स होने लग गए, एफिशिएंसी कम हो गई है। हमारे लिए, हमारे देश में अगर वो आप सिनेरियो देखो तो हमारे शायद 2016 से लेके 2034 तक का वो पीरियड है, उसमें कुछ बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी देश को अगर आगे बढ़ना है। तो जीएसटी, डीमॉन, ये सब हुए। और जब 2019 में हम गियर पकड़ना चालू हुए, तब अनफॉर्चुनेटली एंड ऑफ 2019 या 2020 आप बोल लीजिए, फाइनेंशियल ईयर और एक्चुअल ईयर के कैलेंडर ईयर के बेसिस पे बोलते हैं, तो अपना बहुत बड़ा कोविड का इम्पैक्ट आया। कोविड का इम्पैक्ट आने के कारण हम लोगों की वो जर्नी थम सी गई, राइट। लेकिन हम 2022 के बाद वापस खड़े हुए हैं और हम बहुत मजबूती से भाग रहे हैं। मुझे लगता है हमारे पास 10-12 साल का गोल्डन पीरियड है। और इस पीरियड में लोग कहते रहेंगे कि मार्केट महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ग्रोथ चलते रहेगी और बहुत ज़ोर से चलते रहेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगी और बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएगी और हम बहुत अच्छा करेंगे। वाह, ब्रिलियंट। तो ये आपने डिफाइन कर दिया और जस्टिफाई कर दिया कि वाई शुड यू इन्वेस्ट, ठीक है। हमारा आज का लार्जली हम लोग कॉन्वर्जेशन रखेंगे बिटवीन ऑल आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ। तो वाई के बाद हम आते हैं व्हाट। तो अभी आपने बता दिया और हमारे सारे दर्शक अगर कन्विंस हो ही चुके हैं, तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट टू इन्वेस्ट इन, किस में इन्वेस्ट करें, क्या एसेट क्लासेस हैं, क्या अगर आप जेनरिक बता सकते हैं कि ये बड़ी बड़ी एसेट क्लासेस हैं, और फिर उसमें से क्यों इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं मेरा बिजनेस इम्पैक्ट ना करे, मेरा कोर बिजनेस है, मैं वहाँ से भटक के मैं सिर्फ उसमें ना लग जाऊँ कि यार 9 to 4 मैं पूरा टाइम उसी में लगा हुआ हूँ, आगे ऊपर नीचे हार्ट ब्रेक। अभी जैसे इमीडिएटली आपको पता है कि एक दिन ऊपर हुआ, एक दिन नीचे हुआ, तो आदमी सब छोड़ छाड़ के बेचारा उसी में लग जाता है। तो वो सिचुएशन नहीं आया तो क्या करना चाहिए उसके लिए? सर, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका। पहले मैं एकदम कम समय में एसेट क्लासेस का थोड़ा बता देता हूँ। दुनिया में कई सारी एसेट क्लासेस हैं। जैसे हम गोल्ड पे आते हैं, जो हमारे घर की नारी का सबसे फेवरेट एसेट क्लास है, जहाँ पे वो अपने सारे जो वो बचत होती है उसको कन्वर्ट करके छोटे छोटे सामान खरीदते रहती है, रखते रहती है। तो मुझे लगता है गोल्ड एक अच्छा एसेट क्लास है और गोल्ड में लोगों को रहना चाहिए। लेकिन गोल्ड की अपनी लिमिटेशंस हैं। रिमेंबर, ये रेयर अर्थ मेटल है। अब अगर किसी दिन इसका फ़ायदा ये है कि जब हमने देखा है दुनिया वर्ल्ड वार 1-2 से गई है, तब कुछ भी नहीं चल रहा था, सिर्फ गोल्ड ही यूज़ में आ रहा था। एट द सेम टाइम आप याद रखिए कि इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये कभी भी बहुत बड़ी कोई सप्लाई आ गई या कुछ डिस्कवरी हो गई तो इसके प्राइसेस बहुत साल तक स्टेबल भी रह सकती है। तो दैट इज़ तो और दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पे गोल्ड में बचत करने का तरीका है वो मेड अप गोल्ड, यानी कि जो बना के आप गोल्ड को रख रहे हो, तो उसमें मेकिंग चार्ज एंड कंटेमिनेशन इतना ज़्यादा है कि तो पता नहीं कि वो सही तरीका है सेविंग करने का। तो मेरे ख्याल से उसको भी अगर दूसरे फॉर्मेट में, प्रॉपर फॉर्मेट में रखा जाए, डीमैट फॉर्मेट में, देन इट इज़ मोर प्रेफरेबल। उसके बाद हम आते हैं प्रॉपर्टी। हमेशा
स्टेप्स में चलती है, इट इज़ वेरी इलिक्विड। तो आपको कभी अचानक से पैसा चाहिए तो वो काम नहीं आएगी। इंसान सेविंग करता है, जब जरूरत हो तो काम आए। आप लगभग देखेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी ने जितना भी रिटर्न बनाया है, अगर आप उसको अर्जेंट में सेल करने जाएंगे तो कम से कम 30% 25% नीचे बिकती है। तो आपका रिटर्न हमेशा इन्फीरियर हो जाता है इफ़ इट इज़ अ डिस्ट्रेस सेल। और इंसान प्रॉपर्टी तभी बेचता है जब डिस्ट्रेस हो। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी की रिटर्न अच्छी है, पर हम उसकी लिक्विड, जब वो लिक्विडेट होगी तब क्या इनकम होगी आप नहीं बता सकते। इसके बाद हम आ जाते हैं डेट में, यानी कि आप जो बॉन्ड्स में अग्रीमेंट डालते हैं। अब इसमें एक ही दिक्कत है कि इसमें आपको टैक्स देना पड़ता है पूरा नॉर्मल इनकम टैक्स की तरह, तो आपकी रिटर्न्स इन्फीरियर हो जाती है। दूसरी बात, डेट एक बिजनेसमैन के लिए मुझे नहीं लगता सही है। अगर आपको डेट में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी बिजनेस में डेट मत लीजिए, बिकॉज वो सबसे सस्ता लोन है। तो आप बिजनेस में लोन ही मत लीजिए, अपना पैसा बिजनेस को दे दीजिए या तो वो सब आपका एफडी जैसा हो गया। आपकी सिक्योरिटी बाहर नहीं देना है, आपको ब्याज भी मिलते रहेगा और आपको बैंक से भी नहीं लेना, आपकी रेटिंग वगैरह भी इफेक्टेड नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता है कि आप बिजनेस में तो लोन ले रहे हैं और बाहर अपना पैसा एफडी में डाल रहे हैं, उसमें फ्लोट में भी 2-3% आपको नुकसान हो जाएगा, जो रेट है नेट इंटरेस्ट इनकम में। अच्छा, चौथी फिर बचता है अपने पास म्यूचुअल फंड, यानी कि इक्विटी क्लास। उसमें म्यूचुअल फंड आ गया, पीएमएस आ गया, डायरेक्ट इक्विटी आ गया। अब मेरा ये मानना है सर कि देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जब शेयर्स खरीदते हैं कोई भी फॉर्मेट में, म्यूचुअल फंड में खरीदे, पीएमएस में खरीदे या डायरेक्ट खरीदे, हम उस बिजनेस का एक हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। हम बिजनेस खरीद रहे हैं, हम कोई शेयर बोल के कोई इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल में नहीं। इट इज़ अ डेरिवेटिव, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गुड बिजनेस, बैड बिजनेस, मीडियम बिजनेस, वट एवर यू कैन से। तो हमको ये, और बिजनेस में तेजी मंदी दोनों आती है, बराबर है, राइट। अब हर इंसान का एक बिजनेस में तजुर्बा हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है। किसी इंसान का दुनिया में हर बिजनेस में तो तजुर्बा नहीं हो सकता। तो आपको कैसे पता चलेगा इस बिजनेस में अभी तेजी आएगी या अभी मंदी आएगी? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। तो आपको बिजनेस खरीदना है, अच्छे बिजनेस खरीदने हैं और उस बिजनेस की हिस्सेदारी लेनी है। अब हिस्सेदारी आपको बिजनेस में तो कोई ऐसे पार्टनरशिप देने नहीं वाला है, लेकिन मतलब हम पास्ट के जो बिजनेसमैन हैं और दुनिया ने जो किया है, सबसे अच्छी चीज़ कि हर बिजनेस में हिस्सेदारी दे दी है थ्रू आईपीओ या थ्रू पब्लिक ऑफरिंग, सेकेंडरी, प्राइमरी, वट एवर इट इज़। तो आप हिस्सेदारी खरीद सकते हैं और जितनी छोटी आपको खरीदनी है उतनी छोटी खरीद सकते हैं। जिस दिन आपको पार्टनर बनना उस दिन बन सकते हैं, जिस मिनट आपको निकलना निकल सकते हैं। अभी घुसे अभी निकलना है, नहीं पसंद आया, वो सब पॉसिबल है। तो सबसे फ्लेक्सिबल है। दुनिया के अच्छे से अच्छे बिजनेस जो 50-50, 100-100 साल से बने हैं, उनमें प्रोफेशनल्स रन कर रहे हैं, बेस्ट मशीन है, बेस्ट इक्विपमेंट है, बस बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बेस्ट लीडरशिप है, उनमें आपको हिस्सेदारी मिल रही है बिना कुछ के, सिर्फ एक डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो मुझे लगता है इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन व्यापारी के पास और कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब आपने दूसरा एक सवाल किया कि क्या, तो इसमें मैं एक बहुत छोटी सी ये मैंने भी ये सोच को सीखा है दूसरों से, मेरे 20-22 साल के तजुर्बे में। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत फेमस कहावत है कि अपने घर पे समय बिताओ तो सारे इन्वेस्टमेंट आइडिया घर पे ही हैं। आप कभी कभी हफ्ते में एक बार किचन में जाके अपनी वाइफ का हाथ बटाओ, उसको थोड़ा सपोर्ट करो, वो क्या सामान यूज़ कर रही है आपको पता चलेगा। पैकेट को उल्टा करके देखो कौन सी ब्रांड का सामान है, आपको पता चलेगा। आप अपने माँ बाप की पूरी सेवा करते हो, आप उनको दवा के पत्ते से दवा निकाल के देते हो, आपको सिर्फ उसको पीछे मुड़ के देखना कौन सी कंपनी का, आपको पता चल जाएगा कौन सा मेडिसिन बिक रहा है। आप अपने घर में जो आपके हेल्पर्स हैं उनके पास जाके देखो वो कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी साबुन यूज़ कर रहे हैं, क्या घर में सामान यूज़ कर रहे हैं। आपको सारे आइडियाज़ वही हैं, हमारे घर में ही सारे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूरे साल बिकता है, पूरी ज़िंदगी बिकता है। कोई इनमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है लेकिन बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं होता है। तो ये हमारे लिए सबसे, ये कंपाउंड होते रहते हैं हर साल। मैं आपको मैथ्स का एक बहुत बड़ा करिश्मा बताता हूँ। अगर 10 साल तक 26% ग्रोथ आए तो 10 गुना होता है और 20 साल में 100 गुना होता है। इससे ज़्यादा रिटर्न हमको किसको चाहिए? बहुत होता है, इतना पैसा बहुत होता है। पिछले 20 साल में निफ्टी 18 गुना हो गया है, तो वो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने सब देख लिया, सर्जिकल स्ट्राइक देख लिया, हमने लीमन क्राइसिस देख लिया, हमने डीमॉन देख लिया, जीएसटी देख लिया, सारी आर्थिक तंगियां देख ली, सब देख ली। सर तो हर बार कहते हैं एक रेड फ्लैग है बहुत बड़ा, टू गुड टू बी अ ट्रू सिनेरियो। जैसे आप बता रहे हो, इतनी सारी दुविधाओं के बीच, इतनी सारी सिचुएशंस के बीच भी इतना अच्छा ग्रोथ कुछ दे रहा है और डेवलप होता जा रहा है। कहीं ये ऐसा कोई बहुत बड़ा रेड फ्लैग तो नहीं, जैसे 2008 का जो क्राइसिस हुआ था वैसे टाइप का, कि टू गुड टू बी अ ट्रू सिनेरियो बन रहा है और कहीं हम उस ट्रैप में ना घुस जाएं? तो कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमको कि यार ये वो ट्रैप नहीं है? क्योंकि आप देखोगे आजकल जितनी भी स्कीम्स आ रही है, क्योंकि साइबर फ्रॉड जितने एक्सट्रीम चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक लेवल एडवांस जा रहा हूँ क्योंकि आपने एक जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, इतनी अच्छी ग्रोथ सब जगह आ रही है हमको, तो पर उसी टाइम पे टेक्नोलॉजी भी उसी सबसे ग्रो हो रही है। और टेक्नोलॉजी जैसे ग्रो हो रही है, आपको क्या दिखाया जा रहा है
क्या वो सच है कि नहीं वो भी नहीं मालूम उनको। तो ये पूरे सिनेरियो में चूंकि आपने बताया कि लोन लेके बिजनेस करने से अच्छा मतलब अपना खुद का पैसा इधर डालो, तो अपना खुद का पैसा आप सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्ट करो और यहाँ पर आप जैसे बिजनेस कर रहे हो वो करो। तो सर ये सिनेरियो को हम कैसे मैच करें कि ये रेड फ्लैग ना दिखे हमको? नहीं सर, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैंने एक एसेट क्लास की बात की थी गोल्ड, तो मैं मेरी वाइफ को हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हें गोल्ड पहनने के लिए जितना चाहिए वो तुम लो, लॉकर में रखने के लिए मतलब उससे अच्छा जो गोल्ड बनाता है टाइटन वो ले लो। और मैंने उसे कन्विंस किया डेटा दिखा के कि पिछले 10 साल में गोल्ड का भाव कहाँ से कहाँ गया और टाइटन के शेयर का कहाँ से गया, 5 साल में कहाँ से कहाँ गया, 15 साल में कहाँ से कहाँ गया, 20 साल में, एंड शी इज़ फुल्ली कन्विंस। तो अभी वो वही लेती है जितना उसे पहनना है। सर पर आप पार्टीज में जा रहे हो तो टाइटन का शेयर लगा के तो नहीं जा सकते आपको। आप संदीप जी इतने बड़े पीएमएस वाले हैं, वो अगर आ रहे हैं और उनकी वाइफ ऐसे सिर्फ शेयर लगा के घूम नहीं सकती ना, तो वो स्टेटस वाली बात है। स्टेटस सिंबल कैसे दिखे सर? मैंने यही कहा कि जितनी ज़रूरत पहन सकते हो, जो लॉकर में ना रखना पड़े उतना आप करो। ये एक तरीका है। दूसरा है, देखिए सर, अगर आपने जो रेड फ्लैग बोला ना, हमें हमेशा याद रखना है कि जिस सामान की जितनी कीमत है उतनी ही सही कीमत है, ज़्यादा या कम बराबर नहीं है। तो अगर कोई सामान इन्फ्लेटेड है तो वो नीचे आएगा, कोई अगर नीचे है तो ऊपर आएगा। हर बाजार हमेशा, आपको मैं साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। आपने अपने घर पे ड्राइवर रखा है जिसकी सैलरी आप 12,000 दे रहे हो, बाजार में 18,000 है, वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद 18,000 तक पहुंच जाएगा जो 18,000 देगा। इसी तरह से शेयर बाजार भी है और हर एसेट क्लास है। अगर ओवर वैल्यूड है तो नीचे आ जाएगा, अंडर वैल्यूड है तो ऊपर आ जाएगा। आपको यही करना है, आपकी वो शेयर ढूंढने हैं जो मैसिवली अंडर वैल्यूड है गिवन द पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ इन फ्यूचर। वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं? अभी मैंने जैसा कि आपको कहा कि हर इंसान का तजुर्बा 1 बिजनेस, 2 बिजनेस, 3 बिजनेस में हो सकता है, सब चीज़ में नहीं हो सकता। तो इसी तरह से मेरा मानना है कि जब ये शेयर भी ढूंढते हैं, ये काम एक्सपर्ट्स का, इसमें बहुत रिसर्च लगती है। और अभी ये जो बुल मार्केट चल रहा है या जो तेज़ी का बाजार है, इसमें क्या होता है कि रिसर्च की अहमियत लोगों को पता नहीं चलती, लेकिन इन सब के पीछे कुछ लोग हैं। जैसे हम साइंटिस्ट कोई चीज़ की डिस्कवरी करते हैं, इन्वेंशन करते हैं, आपको पता नहीं चलता। मैं आपको पूछूंगा ये आईपैड बनाया है, ये बनाया एप्पल ने है, लेकिन इसका साइंटिस्ट कौन है, आप कभी नहीं बता पाओगे। इवन एप्पल में कोई नहीं बता पाएगा, सब नहीं बता पाएंगे। तो उसी तरह से ये जो आइडियाज़ आते हैं, जो शेयर में पैसा बनते हैं, हम सुनते हैं इसमें 1000 गुना बन गया। मैं इनफैक्ट एक KEI इंडस्ट्री करके शेयर है जो मेरे पास भी है 2013 से, वो मैंने 13-14 रुपये में लिया था, आज 4,000 से 5,000 का भाव है। ओह माय गॉड। ऐसे हमने भी, मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारे शेयर है जो मैंने 100, 200, 500 गुना बनाए हैं पिछले 10-15 साल में। तो ये हमने ढूंढे हैं मेहनत करके, या फिर हमने उन लोगों से लिए आइडिया जो हमारी तरह मेहनत कर सकते हैं। हमने शेयर किया आइडिया को, हमने समझा है, खुद की रिसर्च किया। तो ये है ना, जैसे आप अफ्रीका में जाएंगे और कोयले की खान में से एक डायमंड निकालना है, उतनी मेहनत का काम है। लेकिन क्या होता है कि जो निकालता है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता, और जिसको वो बता देता है, जिन लोगों को, उन लोगों का नाम हो जाता है, वो लोग खरीद लेते हैं। मैं किसी के भी इसमें अहमियत कम या ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब जो है, ये प्रोसेस सेम है, मेहनत सेम है। ये शेयर मार्केट कोई टिप इन्फॉर्मेशन पर नहीं चलता, किसी की मेहनत से चलता है, जिसने ढूंढा है कि इसमें वैल्यू है। तो ये आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये एक तपस्या है, तब जाके एक अच्छा स्टॉक मिलता है। मेरा मानना है, मुझे साल में 2 से ज़्यादा अच्छे स्टॉक नहीं मिलते, कितने भी मैं तपस्या कर लूँ। पर अगर मैं 10 साल में 20 अच्छे स्टॉक ढूंढ लिया और वो 100 गुना हो गए, तो मेरे लिए बहुत पैसा बन गया। और मतलब उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्च्यू की बात करी है, जो कि नए इन्वेस्टर है, पेशेंस। मतलब उनको हियर से पे नहीं जाना चाहिए कि इसने इतना कमा लिया, इसने उतना कमा लिया। कहीं ना कहीं उनको कन्विंस होना चाहिए कि बॉस, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसा कमाना है FD में रखने के लिए। आपको उतना ही पैसा कमाना है जितना आपके पास सरप्लस बचा हो, उतना इन्वेस्ट करो। और साल में, जैसे कि आपने कहा कि 2 शेयर भी अगर बहुत अच्छे मिल गए जो इतना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो आई थिंक यू आर एट पीस। सर, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ शुड वन स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी? मतलब जो नए लोग हैं, जो चाहते हैं जो करना, उनको तो मालूम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, और इतने सारे लोग हैं जो रेडी बैठे हैं, कॉल्स आ रहे हैं आजकल। तो क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या मार्केट, हम आपको हेल्प करेंगे, हम ग्रो करेंगे। और फिर दुनिया भर के आज नहीं करके आज ब्रोकर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि आपके पास मोबाइल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो कैसे स्टार्ट करना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट जर्नी नए यंगस्टर्स को, अगर आप बोलना चाहेंगे तो? सर, मैं आपको बोलूँगा कि आप मुझे बंदर का खेला दिखाओ या सांप का खेल दिखाओ, आप नहीं दिखा पाओगे। मेरे हिसाब से तो नहीं दिखा पाओगे, वो आपका फील्ड नहीं है। इसी तरह से मेरा हर इन्वेस्टर को ये कहना है कि ये काम एक्सपर्ट्स का है। आप म्यूचुअल फंड करो, SIP करो रेगुलरली, या आप कोई, आपको
आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है या आपका आपकी एक लिमिट, इसमें क्या है कि सब तरह के ऑल्टरनेट्स के अपने लिमिटेशंस है, सीलिंग्स है, मिनिमम अमाउंट है। आपके पास अधिक पैसा है, आप दे सकते हो, तो पीएमएस भी देखना चाहिए, एआईएफ भी देखना चाहिए। इसका कारण है सर, जैसे मैंने आपसे कहा कि जिसका जो काम वही वो कर सकता है, हर आदमी नहीं कर सकता। ये एक डेडिकेटेड काम है। आप आज अपना व्यापार कर रहे हो, आप मुझे बताओ, आप अपने व्यापार में अपने नीचे के लोगों को बिना गाइड किए, बिना उनको स्ट्रेटेजी बताए, बिना वक्त बिताए, क्या वो धंधा पैसा बना सकता है? अगर बनाएगा भी तो तब बनाएगा जब आपने उसको 10-15 साल तक सेट कर दिया, फिर वो थोड़ा बहुत बना सकता है, लेकिन ग्रो शायद उस तरह से ना हो पाए जो आप कर पाओ। राइट? लीडरशिप एंड लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीडरशिप जो है वही चीज़ को चलाती है। तो उसी तरह से ये जो बिजनेस है, इसमें भी एक्सपर्ट्स एंड लीडरशिप का काम है। तो देखिए, अब आपको हो सकता है, मैंने कहा 2 बिजनेस का नॉलेज हो, 3 का, लेकिन आप 300 तरह के शेयर्स खरीद रहे हो, 300 तरह के बिजनेस का नॉलेज कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक जो भी ये इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, म्यूचुअल फंड हो, पीएमएस हो, एआईएफ हो, उनके पास एक रिसर्च की पूरी टीम होती है और हर इंडस्ट्री को ट्रैक करने वाले होते हैं और उनका 20-20 साल 30-30 साल का तजुर्बा होता है। उन्होंने सिर्फ वही किया है। जैसे मैं टेक्नोलॉजी एनालिस्ट था, मैंने 12 साल तो टेक्नोलॉजी सिर्फ ईडलवाइज और एंटिक में ही कवर किया है, मैंने दूसरा कुछ किया ही नहीं है। तो मैंने 12 साल, मुझे नंबर्स बाय हार्ट है, मैं मैनेजमेंट को जानता हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी पता है, मुझे वर्टिकल्स पता है, मार्केट्स पता है, क्लाइंट्स पता है, इतना नॉलेज। लेकिन मुझे कितने सेक्टर में नॉलेज पता है? मुझे टेलीकॉम में पता है, मीडिया में पता है, टेक्नोलॉजी में पता है, लेकिन सब जगह नहीं पता। तो यू नीड अ टीम, और आपके नीचे हर सेक्टर की टीम होनी चाहिए। उस टीम का जो लीडर है वो बहुत स्ट्रांग, बहुत एक्सपीरियंस, नॉलेजेबल होना चाहिए। फिर उस टीम के आउटपुट से आप एक निर्णय लेते हो कि ये बिजनेस अपन ले सकते हैं, आपकी पॉलिसीज होती है उसके हिसाब से लेते हो, तब जाके आपके रिटर्न्स बनते हैं। अच्छे मार्केट में, अभी के तेजी के मार्केट में तो कोई भी आपको फोन करके बोल रहा है ये ले लो, आपके बन जाएंगे, आपको लगेगा यही सही तरीका है। पर ये तरीका आपको खुद सोचना है कि अगर कोई बिजनेस, कोई शेयर में आपका 10 गुना पैसा बन गया, अगर क्या उस बिजनेस का ग्रोथ 10 गुना हुआ है क्या? अगर 10 गुना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब वहाँ बबल है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए ये एक्सपर्ट्स का, ये काम एक्सपर्ट्स का, हर काम एक्सपर्ट्स का, मैं ये मानता हूँ। कहीं ना कहीं आपने एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे प्रमोटर होने की भी आपने एक बहुत अच्छी, आपने एक बोलता ना, एक डेफिनेशन दे दी है कि आप कोई चीज़ में ही स्पेशलिस्ट हो सकते हो, सब में नहीं हो सकते। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक्सपैंड करना है तो आपके नीचे वर्टिकल्स होने चाहिए, आपके नीचे हेड्स होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए उस चीज़ के लिए, चाहे वो सेल्स हो, ऑपरेशंस हो, मार्केटिंग हो। और वैसा ही कुछ मार्केट्स के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए और उनको उनके साथ जुड़ के ये काम करना चाहिए, रादर कि खुद उसमें कूद जाए। क्वेश्चन आता है कि एआई और एमएल, जिस पे आपने इतना रिसर्च किया, जिस पे आपने इतना काम किया है और आज कहीं ना कहीं फिनटेक नहीं है, सर कैसे यूज़ करा जा सकता है उसको अपने इस एक्सपेंशन के लिए, अपने नए प्रोडक्ट्स के लिए, अपने नए विजन के लिए? क्या लगता है आपको कि यंगस्टर्स या एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स एआई एमएल को कैसे यूज़ करना चाहिए? सर ये तो मेरे को, आपने मेरे दिल को छूने वाला सवाल पूछा है। आई एम वेरी हैप्पी यू आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन। एआई एंड मशीन लर्निंग हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, एंड पूरी दुनिया एआई एंड मशीन लर्निंग पे काफ़ी फोकस्ड है। लोगों ने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस खड़े कर दिए हैं इसके बेसिस पे। अगर आप विदेशों में देखो, आप देखिए एनवीडिया ने अपने चिप्स को कैसे रिडिफाइन किया है, उनकी कैपेसिटी कैसे इंक्रीज़ की है। हर इंसान एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ कर सकता है। मैं एकदम साधारण शब्दों में कहूँ, सबसे पहले तो थोड़ी बहुत मिसकंसेप्शन भी है। पीपल थिंक कि एआई एंड मशीन लर्निंग विल रिप्लेस ह्यूमन, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि हम जो कोड करते हैं, हम अपने तजुर्बे को जो कोड करते हैं, उस कोड को वो फर्दर इनरिच करता है और रिपीटेटिव टास्क एआई और मशीन लर्निंग से हो सकता है। परफेक्ट इनोवेशन नहीं हो सकता। परफेक्ट आपने उसको जो बताया वो वही करेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। मैं आपको एकदम साधारण भाषा में ये बता रहा हूँ ताकि दर्शकों को समझ में आए। मैंने एआई मशीन लर्निंग में 3 साल अध्ययन किया है। 2007 से 10 मैंने प्रोडक्ट बनाया सक्सेसफुली। अब मैं आपको काफ़ी सारे उदाहरण दे सकता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि मैंने एआई मशीन लर्निंग का कैसे यूज़ किया, उसको कैसे समझा। और मेरे बिजनेस में जब एआई और मशीन लर्निंग का बहुत दौर चल रहा था, तो सबसे पहले हमारे सवाल आया कि हम इसका लाभ कैसे उठाएं। अब क्योंकि हमारा पीएमएस है और हमारी अपनी एक लिमिटेशंस है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इंडिया में जैसा कि आपको मालूम है, डायरेक्ट प्ले एआई मशीन लर्निंग का अभी तक नहीं है। तो मेरे अध्ययन के बेसिस पे मैंने ये समझा कि अगर एआई और मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप क्योंकि मैंने ये किया हुआ है, जो चीज़ आज मैं आपको बोलूँ, आप समझिए एक लॉ फर्म में हो, मैं आपको कहता हूँ कि आप ये फ़ाइल मुझे ढूंढ के दो, तो आप क्या करोगे कि ये फ़ाइल आपको पता है कि लगभग कहाँ पे है, करेक्ट, किस फाटक में है, किस कपबोर्ड में, वहाँ जाओगे आप, वहाँ से उसको निकालोगे और दे दोगे। आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आपको समय लगा।
अगर मैं वही एआई मशीन लर्निंग के थ्रू उसको कोड करता हूँ तो वो 1 सेकेंड में मुझे कुछ फ्यू सेकेंड्स में निकाल के दे देगी। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उसने आपसे ज़्यादा एफर्ट किया है। आपने एक समझिए 5000 फाइल में से एक फाइल को ढूंढा है 50 फाइल के बीच में से, यानी कि आपका एफर्ट 3000 फाइल्स में आप नहीं गए, आपने 50 फाइल पहले सिलेक्ट की और उसमें से आपने उसको ढूंढा, यानी कि आपका एफर्ट जो 50 फाइल पे गया, बिकॉज यू हैव नेचुरल इंटेलिजेंस। एआई और मशीन लर्निंग ने ऐसा नहीं किया, उसने पूरी 3000 फाइल छान मारी, उसमें से उसको ढूंढा। सिर्फ आप में उसमें फ़र्क क्या है, उसने आपसे बहुत ज़्यादा फास्ट, आपको जितना 50 फाइल में से ढूंढने में लगा उससे बहुत कम समय में उसने 3000 फाइल को छाना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा जिस चीज़ को जितना समय लगता है उतना ही लगता है, हम उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो एआई मशीन लर्निंग ने क्या किया, उसकी जो चिप है उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी है। उस स्पीड के कारण प्रोसेसिंग जब होती है उसके तरह से उसने उस फाइल को जल्दी ढूंढा है। लेकिन इस चिप को प्रोसेसिंग जो है उसकी वो उतना पावर कंज्यूम करती है। तो जब 1.5-2 साल पहले हम ढूंढ रहे थे एआई मशीन लर्निंग कैसे खेले, तो हमें डायरेक्ट कुछ प्ले नहीं मिल रहा था। तो मैंने मेरे हमारे पीएमएस में 20% स्टॉक्स पावर के लिए, क्योंकि मुझे ये पता था कि पावर सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा, क्योंकि जिस तरह से एआई मशीन लर्निंग का चलन चल रहा है दुनिया को बहुत पावर कंज्यूम करना पड़ेगा। चिप हम नहीं खेल सकते, मेरे पास एनवीडिया का स्टॉक मैं नहीं ले सकता मेरे क्लाइंट्स के लिए, लेकिन मैं पावर खेल सकता हूँ। और आप मानिए मेरी बात को कि अभी तक तो एआई और मशीन लर्निंग का जो प्रभाव पावर कंजम्पशन पे हिंदुस्तान में आना चाहिए वो आया ही नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ बेनिफिट पा रहे हैं कि यूरोप वगैरह में कैपेसिटीज़ बिल्ड होना चालू हो रही है, उसके लिए हमारे यहाँ की जो कंपनीज़ है वो वहाँ पे अभी सप्लाई करी। तो मैंने बहुत पैसा बनाया है अपने क्लाइंट्स के लिए पिछले 1 साल में। एआई और मशीन लर्निंग कहाँ का सेकेंडरी यूज, डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं, वो कहाँ होगा। तो हमने ट्रांसफार्मर कंपनियों में पैसा डाला था जो 7 से 8 गुना हो गया 1 साल में। हमने केबल एंड वायर कंपनी में पैसा डाला है, हमने डायरेक्टली एनटीपीसी और पावर ग्रिड जैसे शेयर में डाला है, हमने कोल इंडिया में भी डाला है। तो हमने पूरी पावर की वैल्यू चेन को खेला है। एक वक्त में तो हमारे पोर्टफोलियो में हमने 7-8-10% डाले तो 22-23% वेट हो गया था बढ़ के पैसा। तो इस तरह से हमने उसमें पैसा बनाया है। मुझे लगता है कि हर व्यापारी, हिंदुस्तान का हर बिजनेस एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बहुत तरीके से कर सकता है और उन तरीकों से करने से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। आप डेटा कलेक्शन में यूज़ कर सकते हो, पेमेंट सिस्टम में यूज़ कर सकते हो, कस्टमर को पहचानने में कर सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आपका शोरूम है और आप वहाँ जाते हो, आपको पता है कि ये कस्टमर जब आता है तो ये इस तरह का सामान लेता है, ये जो पर्टिकुलर सेल्फ है ये उसे अट्रैक्ट करती है। वो भी एक एआई और मशीन लर्निंग की तरह से आप उसको बिल्ड कर सकते हो। आपके स्टाफ को जैसे ही कोई कस्टमर एंटर करे, अगर आपको उसका डेटा है तो आपको पता चल जाएगा कि इसको ये दिखाना, ये बिक जाएगा। तो ये एक वैल्यू एडिशन आप कर सकते हो, अपने व्यापार को बहुत तरीक़े से आप बढ़ा सकते हो, ग्रो कर सकते हो। सर, दुष्प्रभाव जो है एआई और एमएल के आज की सिचुएशन में जो है, उनसे बचने के लिए क्या आपने उस समय ऐसा कुछ प्लान किया था कि आपने, जैसे कि आपने कहा कि घर में जाओ और लेबल पलटो और देख लो क्या ब्रांड यूज़ कर रहे हो, वैसे आपने खुद ही एक लेबल पलटिया, बोला कि यार पावर यूज़ हो रहा है तो आपने पावर में इन्वेस्ट किया। पर सर उस समय और अब में आप देखें बहुत साइबर फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, बहुत कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। इससे बिजनेसेस अपने आप को कैसे रख सकते हैं? क्या आपने इसके ऊपर अध्ययन किया था? सर हमने बहुत अध्ययन किया और इसमें मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ, सांप का जहर से इंसान मर भी सकता है और सांप के जहर से क्योर भी हो सकता है। राइट? इसी तरह से हर चीज़ का फ़ायदा भी और नुकसान भी है। हमें ये जानना होगा कि हम जो चीज़ नुकसान कर सकते हैं उससे हम फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। तो मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। उसी तरह से हमें अपने जो भी टेक्नोलॉजी आती है, जो भी आती है, उसे हमें देखना है कि हम उसे पॉजिटिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं, एक इंट्यूशन आपको आ जाता सी। एक बहुत अच्छे लोग भी, और ये क्या होता है जब आप स्ट्रेस में हो या आप खुले दिमाग से सोच नहीं पा रहे उस टाइम ये फ्रॉड्स होते हैं। जनरली अगर आप थोड़े भी केयरफुल हो और आप थोड़े अवेयर हो तो इन फ्रॉड्स को अधिकतर अवॉइड किया जा सकता है। एंड गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसीज बहुत काम कर रही है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट बहुत एक्टिव है, हर तरह से मदद करने को तैयार है। पर हमें भी जागरूक होना पड़ेगा। हम नागरिक जो है जागरूक नहीं होगा तो ये काम मुश्किल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे किसी ने बताई थी, व्यवस्था सरकार देगी, अवस्था आप और मैं संभालेंगे। सही बात तो है। बस आपने जो कहा कि जागरूकता ही सबसे इम्पोर्टेंट है, व्यवस्था सारी है पर उसकी जो अवस्था है उसके लिए आपको और हमको ही काम करना है। तो ये कहीं ना कहीं इसके लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ से सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, आपने 2 बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हमको इक्विटी क्लास में, जैसे पीएमएस बताया, एसआईपी म्यूचुअल फंड तो आपने बताया जो अधिकतर अब जनता जानती है, जागरूक है। और इस बार बजट में भी हमने सुना कि कितना गजब का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है पोर्टफोलियो। पीएमएस और एआईएफ के बारे में कुछ बताइए सर कि क्या है और क्या डिफरेंस इन दोनों के बीच में, और कैसे एक
एंटरप्रेन्योर को या एक इन्वेस्टर को डिसाइड करना चाहिए कि नाउ आई एम रेडी फॉर आइदर दिस पीएमएस और एआईएफ, और हाउ शुड आई गो अबाउट इट? सर देखिए, जैसे कि मैंने कहा, जिस इंसान के पास एक रेगुलर छोटी इनकम है, जॉब वाले हैं जिनके हर महीने बचत होती है, जो बिज़नेस में थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं, उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड से उनको ज़िंदगी की शुरुआत ज़रूर करनी चाहिए। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जाएगा। मैंने जैसे आपको गणित कहा, 10 साल में 26% से ग्रो होने से 10 गुना होता है, 20 साल में 100 गुना होता है। यू डोंट नीड मोर मनी देन दिस इन योर लाइफ टाइम। अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी सेविंग किया तो उसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। राइट। अगर आपके पास एक, क्योंकि पीएमएस के अपने मायने हैं, अपने लिमिटेशन है जिसमें काम करना है। इफ़ यू सी, पीएमएस के लिए जो सेबी का नॉर्म है 50 लाख रुपए मिनिमम होना चाहिए, जो कि हर इंसान के पास नहीं होता है। तो अगर 50 लाख रुपए आपके पास है तो आप पीएमएस के बारे में सोच सकते हैं। पीएमएस में क्या होता है कि जब आप पीएमएस में पैसा डालते हैं तो फंड मैनेजर का भी एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की तुलना में आपकी थोड़ी सी रिस्क लेने की ताकत ज़्यादा है। क्योंकि आपने 50 लाख एक साथ दिया, यानी कि यू आर कैपेबल ऑफ गिविंग बिगर मनी। तो इसीलिए आपकी रिटर्न और रिटर्न तो जो है ना सर, एक्स और वाई एक्सेस में चलता है। इट ऑलवेज मूव्स इन टेंडम। तो आपका रिस्क थोड़ा, आप ज़्यादा रिस्क कैपिटल 50 लाख है, तो यानी कि आप ये बोल रहे हो इनडायरेक्टली फंड मैनेजर को कि आप थोड़ा रिस्क लीजिए मेरे लिए और ज़्यादा रिटर्न जनरेट कीजिए। अगर आप उसके एक लेवल और ऊपर चले जाते हो, एआईएफ में करंटली 1 करोड़ का लिमिट है। अच्छा। वहाँ पे आपकी रिस्क एपेटाइट और बढ़ जाती है, उनके हाथ और खुले हो जाते हैं। आप फंड मैनेजर को ये निर्देश दे रहे हो कि आप सिर्फ इक्विटी नहीं, आप उसके डेरिवेटिव्स भी हमारे समय ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हो एज ए इंस्ट्रूमेंट टू हेज योर सेल्फ और टू मेक प्रॉफिट। और उसके अलावा भी आप उनमें बहुत सारे अनलिस्टेड के ऑप्शंस भी दे देते हो, अनलिस्टेड शेयर्स के। ओके। तो मेरे को लगता है ये इन 3 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। मेरा मानना है डायरेक्ट इक्विटी अनलेस एंड अनटिल आप बहुत नॉलेजेबल हो या आपका सीखना आपका मकसद है, नहीं करना चाहिए। आप किसी को भी दीजिए, म्यूचुअल फंड को दीजिए, पीएमएस को दीजिए, एआईएफ को दीजिए, सबके बारे में सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है। आपको जो पसंद आए उसे दीजिए, आप एक एडवाइज़र की हेल्प ले लीजिए, आप खुद एनालिसिस कर लीजिए। पर ये काम जो है ये एक एक्सपर्ट का है, ये हमें मानना चाहिए। सर बहुत करेक्ट आपने, मतलब आई थिंक यू हैव हिट द नेल। कहते हैं आपको अगर लैम्बोर्गिनी खरीदनी है तो कोई टोयोटा चलाने वाले से एडवाइस मत लीजिए। सो हाउ शुड वन डिसाइड कि हाउ शुड आई इन्वेस्ट विद दीज पीपल? क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे, आपको ये तीनों चीज़, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जो पीएमएस बोल रहे हैं, एआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो वो सब बोल रहे हैं, और म्यूचुअल फंड तो आज हर कोई है, तो सब आके आपको बेचेंगे। सर कैसे डिसाइड करें कि कौन सही है, जिसके साथ हमको जा सकते हैं, जिसके साथ हम अलाइन हो सकते हैं, जिसके थॉट प्रोसेस के थ्रू हम एक्चुअली वेल्थ बना सकते हैं? वो वेल्थ बनाएगा वो तो सेकेंडरी है, पर ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हमारे वजह से वो वेल्थ बनाए। तो सर ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ऑनेस्टली इसका मैं आपको बहुत सिंपल साधारण शब्दों में जवाब देना चाहूँगा। अगर चूज़ करना, देखिए एक तो हमारी सरकार बहुत हमारी मदद कर रही है, लोग रिटेल इन्वेस्टर, हर तरह के इन्वेस्टर की मदद के लिए उन्होंने बहुत सारे फोरम खोल रखे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल पीएमएस में, पीएमएस वर्ल्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप है जहाँ से सारा डेटा मिलता है। तो उसमें सारा डेटा इतनी अच्छी तरह से पब्लिक डोमेन में मिल जाता है कि आपको कुछ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमें सब पता चल जाएगा। हर फंड का जब से चालू है तब से क्या रिकॉर्ड है, क्या बीटा है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या उसका शार्प रेशियो, सब पता चल जाता है। तो आपके लिए वो एक चुनाव करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर आप नहीं भी कर सकते तो कोई भी आपकी उसमें मदद कर सकता है। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। वो इस तरह तक, इस लेवल तक तो करेगा। सेम म्यूचुअल फंड में सारे डेटा, कौन फंड मैनेजर है, उसके क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, सब रहता है। उसी तरह से एआईएफ का भी है। तो मुझे लगता है कि एकदम थोड़ी सी मेहनत करके आप पता कर सकते हो कि किसका क्या है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, अभी का जो मार्केट है, बिकॉज अपन गोल्डन पीरियड में हैं, तो अभी तो सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा ही करेगा। ऐसे वक्त में चुनाव करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि इंसान फाइनली क्या होता है कि वो उसे ऐसा लगता है कि जो रिटर्न ज़्यादा दे रहा है वही सही है। अब मेरा ये मानना है कि रिटर्न ज़्यादा तो जो सही है ही, क्योंकि रिटर्न के लिए ही हम कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न को किस तरीके से बनाया गया है, कितनी वोलेटिलिटी है, कौन से स्टॉक्स में लेके गया गया है, उसमें रिस्क कितनी थी, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है एक फंड आपको 1% ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, दूसरा 1% कम दे रहा है, लेकिन अगर सेफ्टी पॉइंट से देखें तो हो सकता है जो दूसरी फंड 1% कम दे रही है वो उसकी सेफ्टी कहीं ज़्यादा है जो 1% ज़्यादा दे रही है। ऐसे समय में आपको वो जो 1% कम दे रही है वो ज़्यादा जरूरी है। आप हमेशा याद रखिए सर,
अगर 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा जादुई करिश्मा है, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो आपका मैक्सिमम नुकसान 100% हो सकता है, यानी कि वो जीरो हो सकता है, बराबर है, लेकिन रिटर्न जो है वो कितनी भी हो सकती है, इनफाइनाइट है। अनलिमिटेड। तो आपको हमेशा ये देखना है कि रिटर्न 1% कम आए चलेगा, लेकिन वो सेफ हो, सही जगह हो। तो वो क्या है कि वो कंपाउंड हो, कवर कर कहीं ना लेती कहीं है। लॉन्ग रन में तो वो एवरेज आउट हो ही जाता है। 100% एवरेज आउट हो जाता है, अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। और मैंने जैसा कि कहा, बिजनेस में साइकिल्स है। किसी से अभी देखिए, सबसे आपके सामने साधारण एग्जांपल, HDFC बैंक हैज़ नॉट डन एनीथिंग इन लास्ट 4-5 years. इट इज़ जस्ट नॉट परफॉर्म्ड फॉर वट एवर रीजन, देयर आर मेनी रीजन्स, बट उसका समय तो आएगा। अच्छा बिजनेस है, आपको मालूम है आज भी सबसे अच्छी उनके सब तरह से है, टॉप बैंक है। इसी तरह मुझे याद है 2008 से 2013-14 तक का समय था, रिलायंस में कोई रिटर्न नहीं बना, ITC में 7-8 साल तक कोई रिटर्न नहीं बना। जब बना तो अचानक से एक साथ 3-4 गुना, रिलायंस भी 5 गुना हुआ, ITC भी 3-4 गुना हो गया। तो सबका समय आता है, उसलिए वो एक्सपर्ट जो होता है उसे पता होता है कि डाउन साइकिल चल रही है, अप साइकिल चल रही है, वो चर्न कर लेता है, उस पैसे को दूसरी जगह लगा देता है जहाँ पैसा ज़्यादा बन सकता है, और जब वापस मौका आता है तो अवश्य वापस शिफ्ट करता है। ये एक व्यापारी जो 9 से 4 बैठ के भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका ध्यान अपने व्यापार पे भी देना पड़ता है, उसकी एक्सपर्टीज़ भी नहीं है, उसकी एक्सपर्टीज़ अपने बिजनेस में। तो मेरे ख्याल से चुनाव करना कोई बहुत कठिन नहीं है, सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल है, या एडवाइजर्स आपको बता सकते हैं। ओके सर, आपका भी PMS है, फॉर एग्जांपल क्या एडवांटेज या क्या एज है, समझो अगर हम इवैल्यूएट करना चाहें, ताकि क्या ये लोगों को भी पता चले कि उनके पास जो है उनमें वो क्या चीज़ें चेक करें जिसकी वजह से शायद दे कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट विद देम। तो ऐसा क्या आप लोग यूनिक, क्या नया, या AI/ML आज हर कोई क्लेम कर रहा है, यूज़ कर रहे हैं, उसकी सर्टिफिकेट कौन देगा? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर जेन्युइनली वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर देखिए, इन्वेस्टमेंट जैसा कि मैंने शुरुआती अपने डिस्कशन में बताया कि ये जैसे द वे यू फाइंड डायमंड फ्रॉम माइंस ऑफ अफ्रीका, इट इज़ सेम प्रोसेस। तो फाइनली ये जो नए आइडिया की जननी होती है वो रिसर्च एनालिस्ट होता है, यानी कि जो रिसर्च करता है, बाद में सब उसका लाभ उठाते हैं। बराबर है। तो हमने जो एक प्रिंसिपल अपने फर्म में डे 1 से रखा है, हमने कभी कोई मार्केटिंग का बहुत बड़ा इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। हमने कुछ भी ऐसा शुरुआत नहीं की, क्योंकि हमें अपने प्रोसेस, सिस्टम और टीम बिल्ड करने में हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमने अपनी रिसर्च टीम में जो हमारी हेड ऑफ रिसर्च हमने रखा है, वो ऑल इंडिया CA रैंकर है, और वो उसकी टॉप 10 रैंक में है, मतलब इवन इंटर में भी और फाइनल में भी। तो दैट इज़ द क्वालिटी। एंड वो जिनको हमने रखा है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट, पीपल इज व्हाट यू शुड लुक एट फर्स्ट, टीम कहां पर कौन है, और बहुत क्वालिटेटिव, मतलब हाई क्वालिटी पीपल। और मैं खुद रिसर्च करके आया हूँ, इतने साल मैंने रिसर्च कर दिया। हम रिसर्च से हमें पैसा बनाना है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है कि हमें बस बहुत जल्दी से अपना AUM ग्रो करना है, ये सब हमारे इंटेंशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा सिस्टम, प्रोसेस, टीम सब प्लेस पे हो, और हम हर साल अच्छा करें। और मैं नहीं चाहता कि कोई फियास्को हुआ, कहीं कोई स्कैम हुआ, हम चाहते कोई भी नहीं है, बट हो जाता है। लेकिन हम बचना चाहते हैं कि कोई भी ग्रुप पे कोई प्रॉब्लम आया है, या कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम आया, वो हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनेट वेट हो या इवन हो। तो हमारे लिए इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समय लगता है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, हमने अभी तक एक भी स्टॉक जो IPO में आया कभी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि IPO जब आता है तब पीक पे उसके सारे नंबर्स होते हैं, उसके 6-8 क्वार्टर उन नंबर्स में से सब जो खर्चा, मतलब जो कॉस्ट है, वो सब आपको दिखने लगता है। तो हम हमेशा इवैल्यूएट करते हैं कि कंपनी IPO के बाद क्या कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस है। 6-8 क्वार्टर देख के उसके बाद हम लेते हैं, हमें चलेगा हम 10 रुपये का स्टॉक 12 में लेंगे, 13 में लेंगे, लेकिन फिर हम जब 13 में ले रहे हैं तो हम 13,000 के लिए ले रहे हैं, 1300 के लिए ले रहे हैं, हम उसको 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये के लिए नहीं ले रहे हैं। तो जितना कम चर्न करेंगे, क्लाइंट का खर्चा भी कम लगेगा, क्योंकि टैक्स उसे बार बार नहीं पे करना पड़ेगा, उसका जो ब्रोकरेज है वो कम लगेगा, अदर चार्जेस कम लगेंगे। सो कम चर्न रखो। आप चर्न कब कम रख सकते हो? जब आपने खुद रिसर्च किया, आपको कॉन्फिडेंस है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, इसमें उतार चढ़ाव है, लेकिन 10 साल में ये पैसा ताबड़तोड़ पैसा बनेगा हमारा। तो वो जो है कॉन्फिडेंस, वो खुद रिसर्च, खुद मेहनत करने से आती है, कोई इन्फॉर्मेशन टिप या किसी के बताने से नहीं आती। और हो भी गई तो शायद वो एक आध वो एक्सीडेंट्स होगी, आप डबल करके बेच दोगे, आप 100 गुना तक रख नहीं पाओगे, क्योंकि बोरोड कॉन्फिडेंस कभी काम नहीं आता, कभी काम नहीं आता। आई थिंक दिस इज द लाइन, दिस इज द कैप्शन फॉर द डे, बोरोड कॉन्फिडेंस कभी काम नहीं आता, चाहे वो मार्केट में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, चाहे वो आपके लाइफ में भी हो। सर फाइनल क्वेश्चन, जैसे हमने बात कर ली व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ में जैसे हमने आपसे हर बार चर्चा की है कि सर कैसे हम स्टार्ट करें, कैसे क्या करें। अब इसमें सर छोटा सा ट्विस्ट, कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म, आज अगर आप बैठे हो, जैसे आपने कहा 10 से 12 साल गोल्डन पीरियड है,
ऐसे कौन से सेक्टर्स दिख रहे हैं? ऑफ कोर्स आप डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं क्योंकि आप हमारे साथ हैं, बट लार्जली लोगों को किस सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो इन्वेस्टर्स हैं, अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, उनको कैसे धीरे धीरे अपना एपिटाइट बढ़ाना चाहिए? योर कमेंट्स ऑन दैट सर। सर बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे दिल के बहुत करीब है ये। तो देखिए मैं किस तरह से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि हमारे देश में एक बड़ी आबादी जो खेती करती है और खेती से अपना जीवन बसर करती है, राइट। देयर लाइवलीहुड बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। वो जनसंख्या जो एब्सोल्यूट नंबर वो बढ़ रहा है अभी भी, लेकिन परसेंटेज बहुत जोर से नीचे आ रहा है, क्योंकि मतलब समझा नहीं सर। मतलब वो एग्रीकल्चरिस्ट की कंट्रीब्यूशन वगैरह कमाए, क्योंकि बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, शहर जा रहे हैं, काम कोई कर मिल रहे नहीं रहा है एक्चुअली, आप देखोगे तो उनके पास तो है ही नहीं आदमी लोग काम करने के लिए। फिर जो सर्विसेज है वहाँ भी थोड़े चैलेंजेस हैं, वहाँ भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। अब हमारा जो कंट्री है उसका जो फ्लेवर है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है। ओके। तो हमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में ही रहना है। वाह। आपको जान के बहुत शायद आपको लगे, परंतु हमारा जो पीएमएस है उसमें हमारा मैन्युफैक्चरिंग का वेट हाईएस्ट है। वाह। तो मैन्युफैक्चरिंग में हम किस तरह से देखते हैं कि आज समझ लीजिए अगर कोई भी इंडस्ट्री है, उसको अगर कुछ बनाना है तो उसे मशीन लगानी पड़ेगी, ज़मीन चाहिए। ज़मीन सरकार की, मतलब ज़मीन आप खरीद के होल्ड करो, वहाँ पे फैक्ट्री आएगी नहीं आएगी, तो दैट इज़ नॉट योर प्ले। आपका प्ले क्या है कि वो जो मशीन खरीद रही है वो मशीन कहाँ से आ रही है, उसका स्टॉक अगर आपको मिलता है तो वो एक प्ले है। इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे खुद के अध्ययन से, ये सबसे इंटरेस्टिंग है पूरे शो में शायद। मैं ये देख रहा था, और मैंने गुजरात में मैंने बहुत सारी कंपनियां, मतलब पिछले 5 महीने मैंने 100 से ज़्यादा कंपनियों विजिट किए पर्सनली, फैक्ट्रीज। और मेरा ये मानना है कि हम लोगों के यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग की बूम आ रही है, इसमें पावर का कंजम्पशन तो बहुत होने ही वाला है, और पावर एआई के कारण में जाना, तो पावर तो स्टॉक्स, पावर के डेरिवेटिव्स तो आपको ढूंढ ढूंढ के होने ही चाहिए आपके पास। इसके अलावा जो मशीनें आ रही हैं वो तो सब इंपोर्ट हो रही है आज भी, बहुत कम इंडिया में बन रही है, जो मेन मशीन है, बड़ी मशीन है, बिकॉज हमें अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन अब हम चालू कर रहे हैं। पर जो मशीन है उतने ही पैसे का एंसिलरी या उससे 50-60% एंसिलरी छोटी छोटी मशीनें लगती है, बेयरिंग्स लगती है, वॉल्व्स लगती है, स्क्रूज लगते हैं, इतनी सारी पार्ट्स लगते हैं, वो सब इंडिया में छोटे सारे जो इंडस्ट्रियल टाउन्स में, बड़ौदा देख लीजिए, राजकोट देख लीजिए, हिम्मतनगर देख लीजिए, लुधियाना देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, बेंगलोर देख लीजिए, कोचीन देख लीजिए, यहाँ से आते हैं। और आपको बहुत खुशी होगी जान के कि ये लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो फिनोमिनल होगा, क्योंकि जो हम इंपोर्ट करें वो स्टॉक्स तो हम खरीद नहीं सकते। और उन कंपनियों के लिए जो आज भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत छोटी अमाउंट है, पर हमारे देश की कंपनियों के लिए, जो मिड एंड स्मॉल साइज कंपनी, उनके यहाँ से जो हम सामान खरीदते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी ग्रोथ है। इसीलिए जो सबको लग रहा है बबल है मिड कैप या स्मॉल कैप में, वो एक्चुअली है नहीं। उनके नंबर का आप स्टडी करिए, अध्ययन करिए, आपको पता चलेगा कि देयर ग्रोथ इज फिनोमिनल। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक शक्ति पंप करके कंपनी है, मैं उसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ या मैं उसको लेने या बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास है भी नहीं। उस कंपनी का मैं देख रहा था, 4-5 दिन पहले टीवी पे नंबर्स आ रहे थे। लास्ट ईयर उसने इसी क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया है, इस बार 100 करोड़ का किया है। हाँ, ये क्वार्टरली नंबर में फ़र्क है। ओह माय गॉड। सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब लोग कहते हैं कि ये स्टॉक 5 गुना 10 गुना हो गया, पर प्रॉफिट 100 गुना हो गया है। तो अब क्या सही है क्या गलत है, तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि इन्वेस्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। हमारे मैन्युफैक्चरिंग की लाइफ साइकिल चालू हुई है, पावर होना चाहिए आपके पास, थोड़ा बहुत जैसे हम गोल्ड रखते हैं ना घर में सेफ्टी के लिए, वैसे थोड़े एफएमसीजी रख लो। अच्छा। एफएमसीजी में हम लोगों को क्या कहते हैं कि जो सेक्टर में सबसे महंगा लीडर है वो सबसे महंगे मल्टीपल पे है, तो उसको मतलब उससे थोड़ा नीचे वाला ले लो, वो 1/3 मल्टीपल पे मिल जाएगा, हाफ मल्टीपल पे मिल जाएगा। ग्रोथ में 1-2% का डिफरेंस है, उसमें प्रॉफिट, उसमें आपको जो वैल्यू बढ़ना है वो ज़्यादा बढ़ने का स्कोप है। तो इस तरह से हम पोर्टफोलियो को मिक्स एंड मैच करते हैं। मेरी सलाह ये, स्टे इन्वेस्टेड, सारे सेक्टर थोड़े थोड़े होने चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए, पावर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वंडरफुल वंडरफुल सर, बहुत छोटी सी पर आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात कही अगेन फॉर बिजनेसेस कि जैसे डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें। हाउ कैन वी ब्रिंग इन डिसिप्लिन, बिकॉज हमने देखा है कि कुछ भी चीज़ आपको कंसिस्टेंटली बढ़ानी है तो यू हैव टू शो केस डिसिप्लिन, चाहे वो आप मेहनत करो, चाहे आप वो पंक्चुअलिटी पे लाओ, चाहे आप कैसे भी लाओ। इन्वेस्टमेंट में सर क्या डिसिप्लिन लाना चाहिए?
सर ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको थोड़े वक्त पहले इस पे एक टच भी किया था कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे सीखना चाहिए। हमारी अपनी पत्नी के साथ, करेक्ट, अपने घर के हेल्पर के साथ, सबके साथ समय बिताएं, जब तो थोड़ा ध्यान दें तो काम हो सकता है। उसी तरह से अब मैं आऊँगा बच्चों पे। मेरे 2 बेटियाँ हैं, हाँ, एक 7 साल की, एक 12 साल की है। तो मैं डिसिप्लिन उनसे सीखता हूँ। वाओ, तो मैंने देखा है कि वो लोग सुबह उठती हैं, अपनी तैयार होती है, शू पॉलिश करती हैं, उनका एक लाइन है, यही करना है। इस टाइम वो कभी भी बस मिस नहीं होता, टाइम पे जाती है, टाइम पे आती है, अपने कपड़े संभाल के रखती है, सब करती है। हमें उनसे सीखना है, हमें भी वही अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना। डिसिप्लिन हमें अपने बच्चों से सीखना है करेक्ट, कि वो कितने अच्छे से अपनी चीज़ों को करते हैं। उसी तरह इन्वेस्टमेंट है, आपको शांति से अपने प्रिंसिपल फिलोसॉफी के हिसाब से हर महीने बिल्ड करते रहना है, बिल्ड करते रहना है। एक दिन वो इतना बड़ा हो जाएगा, मैंने कहा ना 7th वंडर है, थोड़ा थोड़ा कंपाउंडिंग से इतना पैसा बन जाएगा। आपको मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ, 2002 में अगर किसी ने 2004 में अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया होगा और अगर बहुत साधारण से बिजनेस में भी डाला होगा तो भी उसका 100 गुना हो गया होगा। अगर उसने चूज करके थोड़ा एक्सपर्ट के तरह थ्रू किया होगा तो शायद 500,000 गुना भी बन गया होगा। बहुत सारे स्टॉक हैं जिनमें बहुत फिनोमिनल रिटर्न्स बने, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। बहुत सारे, सेरा है, मतलब नाम लीजिए, बजाज फाइनेंस, सेरा सैनिटरी वेयर, KAI इंडस्ट्री, पॉली का, बहुत सारे बिजनेस में बहुत पैसा बना है। करेक्ट, बहुत पैसा बनाया इन्वेस्टर्स ने। ग्रेट। मोदी जी भी कह रहे हैं कि सब एंटरप्रेन्योर बन जाओ, तो कहीं ना कहीं आपने कहा कि सर्विस में अभी इतना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में सब जा रहे हैं, ट्रेडिंग में जा रहे हैं। MSME सर, इन पे क्या आपका आउटलुक है? स्पेशली SME IPO जो हम देख रहे हैं आजकल, बहुत सुनने में आ रहा है, मल्टीपल गेन्स, 500-600 टाइम्स गेन है, पर कहीं ना कहीं एक स्टोरी ये भी चल रही है कि उसमें वैल्यू अनलॉक नहीं हो रही है। तो ये क्या चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा गाइड करें ताकि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आज ये सुनने के बाद जो इंस्पायर होंगे और इमीडिएटली जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए ट्रैप में फंस जाए। SME IPO और MSME को लेके आपका क्या ओवरऑल व्यू है? सर देखिए, सारे प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटर ने प्रोवाइड किए हुए हैं और रेगुलेटर बहुत अच्छा काम करता है। हमें ये समझना है, जैसा मैंने आपको कहा, अगर मैं आपको कहूँ कि आप जैसे एक पिज़्ज़ा है, आप डोमिनोज का पिज़्ज़ा खरीदते हो, नॉर्मल खरीदते हो, अब आपको पता है कि कहाँ पे क्या रेट है, क्या क्वालिटी है, सब मापदंड करके आप खरीदते हो। जो डोमिनोज को खरीदता है उसे पता है इसकी रेट मार्केट के पिज़्ज़ा से ज़्यादा, फिर भी वो खरीदे क्वालिटी। तो जहाँ तक आप किसी रीज़न से किसी चीज़ का पैसा दे रहे हो, अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बिना रीज़न के आप दे रहे हो, आप अगर रोड साइड पिज़्ज़ा को डोमिनोज से ज़्यादा कीमत दे रहे हो तो वो आपकी गलत है। तो रेगुलेटर ये आपको नहीं कह सकता कि आप ये मत खरीदो, इसकी वैल्यू ज़्यादा है। फिर भी अभी तो बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस हैं और पॉपअप अलर्ट्स आने लग गए हैं ब्रोकरेज हाउस के वेबसाइट्स पे कि इसके डेट है, इसने प्रमोटर ने माल बेचा, सारे रेड फ्लैग्स वो करते हैं AI के थ्रू। पर फिर भी मेरा ये कहना है कि कोई भी कंपनी जस्ट बिकॉज वो SME है या MSME खराब नहीं हो बुरी नहीं हो जाती, एंड जस्ट बिकॉज इट इज़ अ लार्ज वो अच्छी नहीं हो जाती। हमने लार्ज में भी स्कैम्स देखे, सत्यम इज़ अ क्लासिक केस, एंड हमने स्मॉल में भी बहुत पैसा बनते देखा है। एक समय में टाइटन भी बहुत छोटी थी, सब छोटी कंपनी से ही बड़ी बनी, छोटे से ही बड़े बनते, डायरेक्ट तो बड़ा नहीं हो सकता। ये भी रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ही बच्चा छोटा ही पैदा होता है। लेकिन क्या अच्छा है, क्या बुरा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, किसी की हेल्प लेके समझो, उसके नंबर्स देखो, अध्ययन करो, उसको पेशेंस से देखो। देखिए सर, आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, आप कोई सामान आज खरीद रहे हो तो आप 10-20 साल के लिए खरीद रहे हो, तो वो सामान 100 रुपये का 120 में मिल रहा है, इसलिए आप आज 100 में खरीद लो बिना अध्ययन करे, ये सही बात नहीं है। अगर पैसा बनना है तो 120 से भी बनेगा और नहीं बनना है तो 100 से भी नहीं बनेगा और 120 से भी नहीं बनेगा। तो आपको स्टडी करना है, मेहनत करनी है। आप नहीं कर सकते, एक्सपर्ट को रखो। हमें जो नहीं आता, हम उसके लिए हम ड्राइविंग जब सीखते हैं, हम किससे सीखते हैं ना, तो उस तरह से हमें एक्सपर्ट की मदद तो लेनी पड़ती है। Gazab. So I think that sums up the entire conversation today. Borrowed confidence will never give you expansion. I think ये वाकई में एक बहुत बड़ी लाइन है जो आज संदीप जी ने हमारे साथ कही है। All the young investors, people who will start investing from now on, please understand and invest with those people who are experts and around you, so that आपका कोर रहे, आप अपना फोकस शिफ्ट ना करें, पर कहीं ना कहीं जो ये पूरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दिख रही है, 10-12 साल जो गोल्डन पीरियड दिख रहा है, जैसे संदीप जी ने हमारे आज इतना क्लासिक तरीके से एक्सप्लेन किया है, सारे सेक्टर्स बता दिए, सारे स्क्रिप्ट्स बता दिए, सारे केस स्टडीज़ दे दी। आई एम श्योर आप सब इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होके अपनी जब इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू करोगे, और जो कहा कि एक बहुत बड़ा वंडर है इस वर्ल्ड का जो कि कंपाउंडिंग है, उसकी ताकत जब आप महसूस करोगे, पेशेंस, डिसिप्लिन के साथ, हर एक जन बहुत ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करेगा, वेल्थ क्रिएट करेगा। विद दीज वर्ड्स,
थैंक यू वेरी मच संदीप जी, आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमको। आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको रीच आउट भी करेंगे हम, और कहीं ना कहीं वापस आपसे जुड़ेंगे ये समझने के लिए कि सर अब और क्या। धन्यवाद धन्यवाद and धन्यवाद सारे दर्शकों का, और बहुत अच्छा लगा बात करने में, अपनी व्यू बताने में। ज़रूर जुड़ेंगे, जो भी सवाल होंगे उनकी कोशिश ज़रूर करेंगे उत्तर देने की। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।